चलें पहला समाचार देखते हैं। Monetary Policy Committee (MPC) of Reserve Bank of India took following decisions in its latest bi-monthly meeting। मतलब ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से एक समिति है जो हर 2 महीनों में अपनी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है जिसमें की डिसीजन लिए जाते हैं अपनी इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, उसकी रिसेंटली अभी एक बाई मंथली मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो सबसे मेन हाइलाइट्स है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। पहला, रेपो रेट केप्ट अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर रिकॉर्ड 11th मीटिंग इन अ रो। ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे इसको रो होना चाहिए, ROW। तो पहला तो यह है कि जो रेपो रेट है उसको 11वीं मीटिंग में लगातार 10 मीटिंग से जो है अनचेंज रखा गया था 6.5% पे, और 11वीं मीटिंग में भी उसी फैसले पे को जो है कंटिन्यू रखा गया है। 11 मीटिंग्स का मतलब और हर मीटिंग जो है 2 महीनों में होती है, इसका मतलब 22 महीनों से रेपो रेट जो है उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया। अब रेपो रेट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आप कह सकते हैं कि सबसे बेंचमार्क रेट है। इस रेट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि बैंक के जितने भी लोन्स दिए जाएंगे वो किस रेट पर दिए जाएंगे, बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देता है, वो जो इंटरेस्ट देता है आपके जो भी आपने उसमें डिपॉजिट कर रखा है वो उस पर आपको कितना % ब्याज मिलने वाला है, ये सारी चीजें जो डिसाइड होती हैं वो रेपो रेट के ऊपर डिसाइड होती हैं। और रेपो रेट लगभग 22 महीनों से यानी कि 1 साल 10 महीनों से लगभग 2 साल होने को आ गए हैं, उस पे 6.5% पे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टिका के रखा हुआ है। ये रिकॉर्ड है, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ कि इतने लंबे वक्त तक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, मगर ये लगभग आपका 22 महीने क्या मोर और लेस आप 24 महीने ही मान लो, 2 साल मान के चलो, लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं और रेपो रेट में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट में बदलाव होना ना होना क्यों मैटर करता है, क्योंकि ये बेंचमार्क रेट है। इस रेट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका जो बैंक है, कोई भी बैंक में आपका खाता वाता होगा, या तो आप उससे लोन लोगे या फिर आप वहां पे अपना डिपॉजिट करोगे। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो कितने रेट पर आपको वो लोन दिया जाएगा, कितने इंटरेस्ट पर दिया जाएगा, वो डिसाइड करने में सबसे प्राइम भूमिका रेपो रेट की रहती है। और अगर आपने पैसा डिपॉजिट कर रखा है सेविंग अकाउंट में, FD कर रखी है, तो उसपे कितना ब्याज मिलेगा आपको, अल्टीमेटली वो भी जो है रेपो रेट के ऊपर ही जो है डिपेंड करता है। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, कैश रिजर्व रेशो CRR कट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टू 4%। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है वो यह है कि कैश रिजर्व रेशो को 50 बेसिस पॉइंट कट किया गया है और अब इसको 4% पे लेकर आया गया। जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि कैश रिजर्व रेशो होता क्या है। देखिए, अगर सपोज कर लें एक बैंक है और उसमें 100 रुपए एक दिन में टोटल जो भी आपका लेन देन हुआ, उसके बाद 100 रुपए जो है उसके पास में कुल मिलाकर जो है बचे हुए हैं, 100 रुपए जो है उसके पास में टोटल बैलेंस बना हुआ है। अब इन या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बैंक है, उसमें 100 रुपए अगर डिपॉजिट में आते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि आपको 4% इसमें से CRR रखना है। इसका मतलब इन 100 रुपयों में से 4 रुपए जो है आप अलग निकाल के रख दोगे और इसके ऊपर आप ना तो लोन में दे सकते हो, ना इससे आप जो है सोना खरीद सकते हो, ना इसको किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको बस अलग आपको निकाल के रख देना है। ठीक है जी। तो सपोज कर लीजिए कि 4 की जगह यहाँ पर 24% होता, तो 100 रुपए में से फिर 24 रुपए जो है वो आपको अलग निकाल के रख देना पड़ते और इसका आप फिर कुछ नहीं कर सकते, इसको बस आपको अलग ही रखना होता है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब अगर यहाँ पे 24 रुपए आपने निकाल दिए तो फिर 30 लगभग आपके पास में 76 रुपीज बचेंगे लोन में देने के लिए, और यहाँ पे अगर 4 रुपए आपने अलग से निकाल दिए तो फिर इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में 96 रुपीज बचेंगे लोन में देने के लिए। कहने का मतलब यह है कि कैश रिजर्व रेशो जितना ज्यादा हाई होगा, CRR जितना ज्यादा हाई होता है, बैंक के पास में लोन में घुमाने के लिए उतना ज्यादा पैसा जो है वो कम हो जाता है, और CRR जितना कम होता है बैंक के पास में लोन में घुमाने के लिए पैसा उतना ज्यादा हो जाता है। आप सोच के देखिए, अगर बैंक के पास में बहुत कम पैसा है और उसको लोन में घुमाना है तो बैंक को भी कुछ ना कुछ तो पैसा भाई कमाना पड़ेगा। अगर इसको ऐसे समझिए कि लेट्स से आपके पास में 100 रुपए हैं, सब CRR वगैरह काटने के बाद आपके पास 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए जिसने डिपॉजिट किए हैं उसको आपको 6% इंटरेस्ट देना है, इसका मतलब उसको 106 रुपए देना पड़ेंगे। तो आप कम से कम जो है 12% पे लोन दोगे ताकि आप 112 रुपए कमा सको, तो 6 रुपए सामने वाले को दो और जो 6 रुपए की आपकी कमाई है उसमें फिर अपने स्टाफ वगैरह की सैलरी और बाकी सारी चीजें करो। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने % पे लोन दिया जाता है आपने डिपॉजिट पे उससे कम में जो है उससे कम % पे जो है आप अपना ब्याज देते हो, या फिर जितना ब्याज आप देते हो डिपॉजिट पे लोन हमेशा उससे ज्यादा दिया जाता है। आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास में बहुत कम पैसा है और आपको फिर उसको लोन में देना है, तो क्योंकि आपको भी अपना कुछ बीच में कमाना है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी मनमर्जी से किसी भी इंटरेस्ट पे दे दोगे, आप उस इंटरेस्ट पे दोगे जिसमें आपको जो डिपॉजिट में पैसा देना है ब्याज में, उसके बाद आपके पास में भी कुछ पैसा बचे और उससे फिर आप जो है अपना बैंक चला सको, लोगों की सैलरी वैलरी दे सको वगैरह वगैरह। तो अगर आपके पास में कम पैसा बचता है लोन में देने के लिए तो फिर आप उसको हायर इंटरेस्ट में दोगे, और ज्यादा इंटरेस्ट में जब आप लोन देते हो तो जनरली फिर लोन लोग लेने के लिए आते नहीं। बट अगर आपके पास में ज्यादा पैसा है लोन में घुमाने के लिए तो फिर आप अपना जो इंटरेस्ट का रेट है वो कम कर देते हो, और इंटरेस्ट का रेट कम कर दोगे तो फिर ज्यादा लोग आपके पास में लोन लेने के लिए आएंगे और उससे फिर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह ज्यादा होगी। दूसरे शब्दों में CRR जितना कम होगा
लोन उतना ज्यादा जो है बांटा जाएगा, उतने कम इंटरेस्ट रेट पे बांटा जाएगा, और उतना ज्यादा जो पैसा है वो इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। आपकी इकोनॉमी में लिक्विडिटी जो है उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। उल्टा कर दीजिए कि सीआरआर जितना ज्यादा होगा, बैंकों के पास में लोन में घुमाने के लिए पैसा उतना कम हो जाएगा, पैसा जितना कम हो जाएगा आपकी इकोनॉमी की लिक्विडिटी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम होती है, इसका मतलब आप रिसेशन की तरफ में जा रहे हो, आपकी इकोनॉमी खड्डे में जा रही है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है और लोगों की नौकरियां जा रही हैं वगैरह वगैरह। तो यहां पर सीआरआर को जो है कम किया गया है, 50 बेसिस पॉइंट से सीआरआर को घटाया गया और 4% पे लाया गया। अब सीआरआर कम हुआ है, इसका मतलब बैंक के पास में घुमाने के लिए लोन में ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा है मतलब ज्यादा लोन बांटेगा, इंटरेस्ट रेट भी कम कर सकता है और आपकी लिक्विडिटी बढ़ सकती है, इससे आपकी इकोनॉमी जो है उसमें पैसा ज्यादा मात्रा में आ जाएगा। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बैठे हुए लड़कों ने इस बात को रियलाइज किया है कि अपनी इकोनॉमी में अभी लिक्विडिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। टाइट लिक्विडिटी कंडीशन चल रही है। टाइट लिक्विडिटी कंडीशन का मतलब जितनी मात्रा में पैसा अपनी इकोनॉमी में होना चाहिए, पैसा मतलब फ्री फॉर्म में पैसा जो कैश होता है उसकी बात कर रहा हूं। सोना आपने खरीद के रख दिया या आपने प्रॉपर्टी में लगा दिया, वो उसकी वो लिक्विडिटी नहीं होती, उसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल सी बात पैसा होता है, कैश। तो कैश आपकी इकोनॉमी में कम है, इसलिए इस इकोनॉमी में कैश को बढ़ाना जरूरी है। कैश को बढ़ाना जरूरी है, इसका मतलब ज्यादा लोन देना पड़ेंगे, ज्यादा लोन देना पड़ेंगे, इसका मतलब आपको सीआरआर जो है इसको कम करना जरूरी है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए 50 बेसिस पॉइंट काट के 4.5% से सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो को 4% पे लेकर आया गया। अब ये जैसे ही किया गया है तो इससे होगा ये कि बैंकों के पास में अब 1,16,000 करोड़ रुपया बैंकों के पास में देने के लिए लोन में ज्यादा है, और ये फिर 1,16,000 करोड़ रुपया जब इकोनॉमी में आएगा तो ये जो टाइट लिक्विडिटी कंडीशन बनी हुई है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह से एकदम सॉल्व हो जाएगी, बट फिर भी ये काफी हद तक रिलैक्स हो जाएगी, ये ईज आउट कर जाएगी। और यही चीज जो है आपको चाहिए, क्योंकि आप ये भी नहीं कर सकते कि एकदम अंटशंट पैसा आप इकोनॉमी में बढ़ा दो और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा ही हो जाए, अंटशंट हो जाए। ऐसा भी नहीं कर सकते कि बहुत कम हो जाए। तो वो बैलेंस बनाने की कोशिश है, मोर और लेस आप उस बैलेंस को बनाने की तरफ या बैलेंस बनाने के रास्ते पर जो है आगे बढ़ जाओगे। अगर आपने ये व्यवस्था जो है 1,16,000 करोड़ रुपया अगर ये 50 बेसिस पॉइंट कटने के चलते ये जो बैंकों के पास में एक्स्ट्रा आ जाएंगे देने के लिए, वो आप अगर इन्फ्यूज करते हो मार्केट में तो इसका आपको फायदा मिलेगा। तो सोच के देखिए सीआरआर कितना इंपॉर्टेंट रेट है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो ये बाई मंथली मीटिंग हुई है और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए उसके बारे में बातें। अब ये भी सवाल उठता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसमें कितने लोग होते हैं, कैसे ये सारे फैसले वगैरह करते हैं, तो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। The Monetary Policy Committee is a body that sets the benchmark interest rate in India. It is responsible for achieving the government's inflation target and is a key part of India's monetary policy. पहली चीज तो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है वो अपने को समझना पड़ेगा, उसके बाद में फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने को समझ में आएगी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आपके देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है इसको आप किस नीति के बेसिस पर चलाओगे। प्राइमरीली इसमें ये आता है कि आपके बैंक कितना इंटरेस्ट देते हैं अपने डिपॉजिट पर, और उसमें अलग अलग जो ये अलग अलग किस्म के जो ये लोन देते हैं वो कितने रेट पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो कैसे काम कर रही हैं, स्टॉक मार्केट आपका कैसे काम कर रहा है, और आपकी जो बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं चाहे वो किसी भी सेक्टर में, उन सबको आपको कैसे रेगुलेट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके विकास का फायदा भी पहुंचे, इसमें कोई नुकसान भी ना आए, इसमें ग्रोथ भी हो। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए जिस पॉलिसी को बनाया जाता है, या फिर इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए जिस पॉलिसी को बनाया जाता है उसे बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। हिंदी में इसको मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने बना दी तो बना दी, उसके बाद फिर आप वांटेड के सलमान खान हो गए कि एक बार बस कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, वैसा नहीं होता। अगर थोड़े थोड़े वक्त में आपको लगातार इसको रिव्यू करना पड़ता है कि मार्केट में स्थिति कैसी है, पैसा ज्यादा मात्रा में है, कम मात्रा में है, बैंकिंग की स्थिति कैसी चल रही है, बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है या नहीं, कोई सेक्टर ऐसा तो नहीं है जिसमें कोलैप्स की स्थिति बनने को आ गई, या कोई सेक्टर ऐसा हो जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा हो। तो वक्त वक्त पर फिर जो है इस पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ता है और जो भी फिर उसमें अकॉर्डिंगली बदलाव करने होते हैं वो भी सारे किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये बदलाव कि भाई मॉनेटरी आपकी जो ये बात को एनालाइज करना कि अपनी इकोनॉमी में भी टाइट लिक्विडिटी कंडीशन है, पैसा उतना नहीं है जितना होना चाहिए, इस बात को समझा, अकॉर्डिंगली आपने फिर सीआरआर में 50 पॉइंट कट कर दिए, उसके बेसिस पे आपने को समझ में आ गया कि 1,16,000 करोड़ रुपया इकोनॉमी में एक्स्ट्रा जो है वो इंजेक्ट हो जाएगा, तो ये टाइट लिक्विडिटी कंडीशन खत्म हो जाएगी। ऐसे जो वक्त वक्त पे आपको फैसले लेना पड़ते हैं जिससे आपकी इकोनॉमी ठीक चले, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में रेगुलरली जो बदलाव करना पड़ते हैं, उसके लिए कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। प्राइमरीली इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम यह है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, जो कि आपका रेपो रेट है, उसको डिसाइड करना जो है इन लोगों का काम होता है। इसके अलावा सीआरआर हो गया,
सीआरआर के अलावा एक और रेट होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर बोलते हैं उसे। इसके अलावा बैंकों के से रिलेटेड वेरियस नियम कानून जो बनाने होते हैं, नियम कायदे बनाने होते हैं, उसमें बदलाव करना होता है, वो सारे काम ये लोग करते हैं। बट प्राइमरीली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो काम है वो है कि जो आपका बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है इंडिया में, जो आरबीआई का रेपो रेट है, उसको डिसाइड करना, इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल में रखना, ये सारी चीजें करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। It is responsible for achieving the government's inflation target and is a key part of India's monetary policy। तो एक तो ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड करके आपकी इकोनॉमी जो है उसकी हेल्थ को ये ठीक रखना है। साथ ही साथ इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को ऐसे चलाया जाए कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, भारत में आज की तारीख में इन्फ्लेशन का टारगेट ये है कि इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में रहनी चाहिए, और आइडियल यह है कि इन्फ्लेशन 4% के आसपास रहे। मतलब ये कि आज इस साल आज की तारीख में किसी चीज का जो भी दाम है, अगले साल ज्यादा से ज्यादा उसका दाम 4% तक बढ़ना चाहिए आइडियली। कम से कम 2% तक बढ़े और ज्यादा से ज्यादा 6% तक बढ़े। आइडियल कंडीशन ये रहेगी कि जो चीज आज 100 में मिल रही है अगले साल वो 104 में मिले, कम से कम वो 102 में मिल सकती है और ज्यादा से ज्यादा वो 106 में मिल सकती है। इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको इस बीच में रखा जाए। तो ये जो इन्फ्लेशन का टारगेट है ये सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इस सरकार के इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव करने की जिम्मेदारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर आती है। इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर चलना है कि इन्फ्लेशन का टारगेट जो है अचीव किया जाए, चीजों के दाम ना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े, ना बहुत ज्यादा तेजी से कम हो, ये सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर आती है। तो अब ये तो हो गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कि काम क्या होता है। अब इसमें होता कौन कौन है उसकी बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज मेड अप ऑफ 6 members, 3 from the Reserve Bank of India and 3 from the government, with RBI governor being the ex officio chairperson of the committee। तो एमपीसी में 6 लोग होते हैं, 3 इसमें आरबीआई के होते हैं और 3 लोगों को गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है। प्राइमरीली ये भी फाइनेंशियल सेक्टर के जो अग्रणी किस्म के लोग होते हैं उन्हीं को इसमें डाला जाता है, मगर 3 लोग सरकार की तरफ से आते हैं और 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं। इसमें भी एक आदमी जो है वो आरबीआई का गवर्नर है। जो भी व्यक्ति आपका आरबीआई का गवर्नर होगा वो बाय डिफॉल्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हिस्सा होता ही होता है। दूसरी चीज ये कि आरबीआई का गवर्नर इस कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, मतलब जो इंसान आरबीआई का गवर्नर बन गया वो बाय डिफॉल्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन हो जाता है, वो इस कमेटी का हेड हो जाता है। तो एक तो वो हो गया। इसके अलावा आरबीआई से 2 लोग और होते हैं, वो चाहे कोई डिप्यूटी गवर्नर हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, गवर्नर उसको नॉमिनेट कर लेता है। इसके अलावा 3 लड़के जो और आते हैं वो आते हैं सरकार की तरफ से। तो ये याद रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं और 3 आते हैं आपका सरकार की तरफ से। और ये जो 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं इसमें भी जो गवर्नर होता है बाय डिफॉल्ट वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो है कमेटी का बनाया जाता है, और जो भी व्यक्ति आपका गवर्नर बनेगा वो डायरेक्टली, अलग से उसका नॉमिनेशन नहीं होता, वो डायरेक्टली जो है एमपीसी का आपका चेयरपर्सन बन जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। चलिए, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अगली न्यूज देखते हैं।